हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स एनसीईआरटी आधारित सोशल स्टडीज की जो विशेष श्रृंखला हमारी चल रही है उसमें हम लोग और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहां पर में सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसके अंदर में जो कई सारे क्वेश्चंस हमने लिए वो आप लोगों की प्रीवियस एग्जाम्स में से भी लिए हैं, ताकि आप लोग ये अंदाजा लगा सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन सीटेट के साथ साथ में आप लोगों को जो दूसरी एग्जाम्स है आपकी, उसमें भी बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में जितने भी बच्चों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन है उसके तरफ में लेकर चलूं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोगों के सामने ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: सन, सैटेलाइट्स, ठीक है, 8 प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, मीटेरोइड्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सौर मंडल के भाग है। ठीक है, इनमें से कौन जो है वो सौर मंडल का भाग है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए इनमें से कौन सा वाला जो है वो सौर मंडल का भाग बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा। तो जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी के सभी लोग। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इसके अंदर में देखिए सौर मंडल के अंदर में हमारा सूरज तो होता ही है। ठीक है, सूरज है हमारा, सन। ठीक है, उसके अराउंड में 8 प्लैनेट्स है। ठीक है, आपको पता है जो उसके अराउंड में घूम रहे हैं, तो 8 प्लैनेट्स है। इन 8 प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स है, जैसे हमारा एक सैटेलाइट, एक उपग्रह है हमारा, उसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा जो है ये भी सोलर सिस्टम का ही भाग है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एस्ट्रॉइड्स है। एस्ट्रॉइड जो है बेसिकली, ठीक है, ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में जो है इस तरीके से चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े जो है वो गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कभी तो भी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक प्लेनेट हुआ करता था जो ब्लास्ट हो गया था। ठीक है, तो उसके जो टुकड़े हैं वो क्षुद्र ग्रह है, तो एस्ट्रॉइड्स है। ठीक है, ये मंगल कौन से दो ग्रहों के बीच में घूम रहे हैं एस्ट्रॉइड्स, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। क्षुद्र ग्रह कौन से दो ग्रहों के बीच में घूम रहे हैं? ठीक है, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स उल्का पिंड शुद्ध ग्रहों से भी छोटे होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 मीटर से बड़ा है तो उसको क्षुद्र ग्रह बोला जाएगा, उससे छोटा है तो उल्का पिंड। कई बार क्या होता है कि उल्का पिंड इधर उधर चले जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं पूरे जो है सोलर सिस्टम में किधर भी। कई बार जो है हमारी पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं आकर। तो ये भी और ये भी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है फ्रेंड्स आपके याद रखना है आप लोगों ने कि सोलर सिस्टम के पार्ट है, सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है। ठीक है, तो आंसर यहां पर में क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा यहां पर में ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी हो जाएगा यहां पर में ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि सारे के सारे क्या है यहां पर में आप लोगों के, ठीक है, इसके पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही सुंदर सा कोड भी यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। देखिए सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पीपल जो है, ठीक है, डू नॉट वेरी ग्रेटली। ठीक है, अपनी एबिलिटीज के अंदर में उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ ऊपर करके भी बता देंगे। ठीक है, दे वेरी इन देयर डिजायर्स टू रीच देयर पोटेंशियल। वो अपने पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में उनकी जो डिजायर होती है उसमें फर्क होता है। एबिलिटी आपके अंदर में भी है, ठीक है, और एबिलिटी जो है फ्रेंड्स उस व्यक्ति के अंदर में भी है जिसने अचीव कर लिया, एबिलिटी उस व्यक्ति में भी है जो अचीव करेगा। मैटर ये करता है कि आपके अंदर में डिजायर कितनी है, कितनी इच्छा शक्ति है, कितनी जो है यहाँ पर में आपके अंदर में एक प्यास है अपने लक्ष्य तक पहुंचने की। अगर आपने लक्ष्य रखा हुआ है कि 130 से ज्यादा स्कोर करना है आपने, तो कितनी जो है आप उसके अंदर में अपनी डिजायर रख रहे हो, कितनी इच्छा शक्ति रख रहे हो, और कितनी इच्छा शक्ति के साथ में आप उसमें लगन से काम कर रहे हो आप। ठीक है, वो आपका डिसाइड करेगा कि आप आप सक्सेसफुल होंगे या सक्सेसफुल नहीं होंगे। बस ये छोटा सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने इच्छा को अपने रखना है और अपने ऊपर में विश्वास रखना है, ये चीज ध्यान में रखें आप लोग सभी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स अब यहां पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन की तरफ में लेके चलूं। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के। जो पटसन होता है, ये इस तरीके से बोरे वगैरह जो बनते हैं ना आप लोगों के, जिसमें आप धान या जो बाकी का सामान वगैरह रखते हो आप लोग, ठीक है, अनाज के बोरे वगैरह से बनते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के अंदर में पटसन या जूट जो है बहुत ज्यादा उत्पादन होता है इसका। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है कौन सा वाला कथन जो है यहाँ पर में सही है। देखिए, इट ग्रोज वेल इन एल्यूवियल सॉइल, इसे जलोढ़ मृदा में अच्छे से विकसित किया जा सकता है। जलोढ़ मृदा, देखिए जलोढ़ मृदा जो है फ्रेंड्स ये वो मिट्टी है जो नदी के अंदर में आने वाली बाढ़ की वजह से बनती है। तो नदी में आने वाली बाढ़ की वजह से ये जो मिट्टी है आपकी बनती है, और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि जो नदी अपने साथ में जो भी बहा के लेकर आती है मिनरल्स वगैरह सब इसके अंदर में डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर,
इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर, इसको लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब आप लोग बताइए कि बी और सी एक साथ सही हो सकता है क्या, हाँ या ना। देखो एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अपनाएंगे। एक बार मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे जो भी जहां भी शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि या तो हाई टेम्परेचर चाहिए होगा या तो लो टेम्परेचर चाहिए होगा, दोनों एक साथ तो चाहिए नहीं हो सकते हैं। तो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर जो है ये सही है आप लोगों का, इसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, इट रिक्वायर्स हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी, इसको बहुत ज्यादा रेनफॉल और इसकी भी जरूरत होती है। ठीक है, तो ए बी एंड डी, ए बी और डी जो है आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका जनवरी 2021 की एग्जाम के अंदर में आया था। ठीक है, ये 2024 का 21 जनवरी 2024 की एग्जाम के अंदर में ओरिजिनल क्वेश्चन है आपकी एग्जाम का ये। ठीक है, तो ए बी और डी, तो क्या क्या सीखा हमने, पटसन को उगने के लिए एल्यूवियल सॉइल जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। दूसरा हमने देखा इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, और इसको पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब कि बहुत ज्यादा नखरीला है ये, इसको मतलब सब अच्छा अच्छा चाहिए। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की सॉइल जो उपजाऊ है, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा रेनफॉल, ज्यादा ह्यूमिडिटी, सब कुछ। ठीक है, और ऐसा ही सेम जो है फ्रेंड चावल के साथ में भी है, यही सेम कंडीशन चावल के साथ में भी है। चावल को भी अच्छी मृदा चाहिए होती है, एल्यूवियल सॉइल चाहिए होती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, हाई रेनफॉल चाहिए होता है चावल को भी। तो ये चावल का भाई है। ठीक है, चावल का बोरा चावल का भाई, चावल चावल बोरा बोरा भाई भाई। ठीक है, बस ये याद रख लेना आप लोग। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आने से पहले आप लोगों को ऑलरेडी मैंने करवाया था, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर मैं दानिश सर आपको करवाते हुए। ठीक है, क्लास के अंदर में पटसन सुनहरा रेशा भी इसको कहा जाता है, ये याद रखना है। इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। क्या ये बीपीएससी टीआरई के अंदर में नहीं आया था क्वेश्चन, आप लोगों को डायरेक्टली दिखा रहा हूं, आपके एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, हाईलाइट किया था, इसको उच्च तापमान की जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर की। देखिए यहाँ पर मैं वहीं से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था, भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, आर्द्र जलवायु ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। आपको ये पूरा बताया हुआ था, और अभी भी जो बच्चा अच्छे से देखेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश पटसन के जो है अग्रणी उत्पादक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो कि आप लोगों को कराया वो क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोगों के एग्जाम में आया भी है, ये सुनहरा रेशा वाला भी क्वेश्चन आया था आप लोगों का। चलिए, तो ये देख सकते हो आप लोग पूरा का पूरा भारत बांग्लादेश के अंदर में जो है इसके ये बेसिकली मेन इसके उत्पादन करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो है दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा वाला सही है। ये भी आप लोगों का 21 जनवरी 2024 की एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ठीक है, बताइए। जी हाँ, पटसन, जूट को ही हिंदी में पटसन कहा जाता है। ठीक है, मास्टर कैडर की बैच के बारे में देखिए, मास्टर कैडर की कवलदीप जी अभी फिलहाल के अंदर में कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आपकी डी ट्रिपल एस बी की जो बैच है वो बहुत ज्यादा कोइंसाइड करती है उसके सिलेबस के साथ में। थैंक यू प्रियंका वर्षने जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। थैंक यू क्यूट पपी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में 1817 के अंदर में जेम्स मिल जो है उन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम से पुस्तक पब्लिश की थी। कितने खंड में पब्लिश की थी ये आप लोग मुझे यहाँ पर में देखकर कमेंट करके बताएंगे, कितने खंडों में पब्लिश की थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 2 3 4 कितने खंडों में पब्लिश की थी। तो 1817 के अंदर में जेम्स मिल ने जो है वो एक पुस्तक पब्लिश की, बिल्कुल सही बात है। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, एंशिएंट, मिडिवियल एंड मॉडर्न। ठीक है, उन्होंने 3 भागों के अंदर में बांटा था, बोल रहा है एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न। देखिए जेम्स मिल जो है ना, इसकी बात जब आती है तो इसने जो क्लासिफिकेशन किया था भारत के इतिहास का, उसने किया था 3 भागों में, बट वो था हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ऐसे 3 भागों में उसने बांटा था। उसका मानना था कि सबसे पहले हिंदू शासक थे, फिर मुस्लिम शासक आए, फिर ब्रिटिश शासक आए। ठीक है, तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में उसने बांटा था, ना कि एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न में। तो दूसरा वाला गलत है। ठीक है, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। इस तरीके से आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया थे, हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो हर एक बच्चा। ठीक है, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जिस दिन हम 2000 बच्चे यहाँ पर लाइव हो जाएंगे, उस दिन जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली जो 200 क्वेश्चन की जो टेस्ट है वो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवाया था, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आपका 2024 के अंदर में आया भी। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को ऑलरेडी मैं करवा चुका था यहाँ पर मैं क्वेश्चन। ठीक है, उसी से मिलता जुलता, शायद उससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन था। ये 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, ये 2 ही स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो टीचिंग परीक्षा हमेशा आपको आगे रखता है। नाउ फ्रेंड देखिए, अब एक और क्वेश्चन आप लोगों का रेलवे नेटवर्क के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, रेलवे नेटवर्क के बारे में यहाँ पर में बोला गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तार निर्माण हो रहा है। ठीक है, विस्तृत निर्माण हो रहा है, रेल मार्ग वहां पर में आ रहा है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए।
पहले क्या होता था कि रेल मार्ग पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं बन पाते थे, क्यों? क्योंकि पहाड़ों के ऊपर में उसको बनाना इतना आसान नहीं था, ठीक है। अभी भी नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी आने के कारण, एडवांस टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के कारण जो है अब ये हो पा रहा है। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन समझाते समझाते आंसर भी बता दिया। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। पोल जो है आई थिंक चेंज हुआ नहीं है शायद से अभी भी, ठीक है। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आया था, बिल्कुल यहाँ पर मैं बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया था। थैंक यू वेरी मच दीक्षा जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं रेलवे नेटवर्क की, तो रेलवे नेटवर्क जो है अगर पहाड़ी क्षेत्रों में बन रहा है, तो क्या ये इसका कंस्ट्रक्शन माउंटेन के अंदर में आसान हो गया? पहले टफ था, अब आसान हो गया? नहीं, अभी भी आसान नहीं है, अभी भी टफ ही है, ठीक है। क्योंकि पहाड़ों के बीच में जो है वो ट्रेन बनाना, ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट काम है। ये मेन कारण नहीं है इसका कि अब जो है रेल मार्ग बन रहे हैं। माउंटेन्स आर हाईली इरोडेड, पहाड़ महाशयित होते हैं, मतलब कि वो टूटते हैं। भाई ये तो और दिक्कत वाला काम है, इससे आसानी कैसे होंगी, ठीक है। माउंटेन पीपल आर मेकिंग रेलवेज, जो लोग रहते हैं वहां के वो लोग रेलवे बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में फ्रेंड्स वहां पर में एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी के अंदर में, ठीक है, और डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से अब रेल बनाना जो है पॉसिबल हो पाया है माउंटेन वाले पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर में। तो मेन कारण है उसका टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट, ठीक है। 94% लोगों ने सही आंसर दिया है फ्रेंड्स। ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिए, सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी सेशन हम लोग ले सके। थैंक यू वेरी मच पीयू जी। नाउ फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों से कहा गया है कि 1970 एक टेरिबल फेमाइन था, आया था उस समय में। 10 मिलियन पीपल जो है वो बंगाल के अंदर में मर गए थे। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। एक तिहाई जो पॉपुलेशन है वो इससे खत्म हो गई, आबादी खत्म हो गई। तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिए, क्या बंगाल के अंदर में 1770 में अकाल आया था, हाँ या ना में पहले ये जवाब दे दीजिए आप लोग, ताकि आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाए आप लोगों का कि क्या 1770 में बंगाल में अकाल आया था, अगर आया था तो कितने लोग मरे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका कि 1770 के अंदर में बंगाल में अकाल आया था, और 10 मिलियन मतलब कि 1 करोड़ लोग जो है वो उसमें मर गए थे, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ अभी। ये जो है करीब करीब जो है फ्रेंड्स 1/3 पॉपुलेशन थी, एक तिहाई पॉपुलेशन थी उस समय में बंगाल की, मतलब कि एक तिहाई पॉपुलेशन एक साथ मर गई, ठीक है, इस अकाल के अंदर में। तो आप लोगों का 1770 में कितने लोग मरे थे, ये क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, ठीक है। और कितनी जो है आबादी, एक तिहाई आबादी जो है फ्रेंड्स वो साफ हो गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप लोग देख लीजिए कि 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़, 1 करोड़ का मतलब ही होता है, ठीक है, 10 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन को ही, क्योंकि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 2 मिलियन का मतलब कितना होगा, चलो आप लोग बताओ, देखते कितने लोग कन्वर्जन कर पाते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 2 मिलियन का मतलब कितना होगा, बताओ जल्दी से। आप लोग आंसर आ जाने चाहिए, अगर आप लोगों को समझना है, ये आसानी से याद करना है सारी चीजें। 20 लाख हो जाएगा। अगर मैं आपसे 5 मिलियन की बात करूं तो 50 लाख हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 10 मिलियन की बात करूं तो ये 100 लाख हो जाएगा, और 100 लाख को ही आप लोग 1 करोड़ बोलते हो, ठीक है। तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, ठीक है, सिंपल। तो 10 मिलियन या 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, जो कि एक तिहाई आबादी के बराबर थी। तो एक तिहाई आबादी, 1/3 आबादी समाप्त हो गई इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हो, इसका आंसर क्या होगा। अब बताइए आप लोग आंसर क्या होगा इसका, कमेंट के अंदर में सभी लोग आंसर कर देंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप लोग। अगर मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाना चाहूँ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, ठीक है, इस त्राही की, तो आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो कि इस तरीके से जो है वो लोगों की हालत देखिए क्या हो गई थी, भूखमरी से, भूख से उनकी हालत क्या हो गई। ये एक फोटो है, ओरिजिनल फोटो उस समय की 1700 जो है फ्रेंड्स के 1800 के दशक के अंदर में जब अकाल आते थे तो इस तरीके की हालत हो जाती थी ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू वेरी मच अफसाना जी।
देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में ये बोला गया है आप लोगों से, ठीक है, कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है। अमित अरोरा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर में अगर हम लोग बात करेंगे स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक जो है फ्रेंड्स, ये ताराबाई शिंदे ने लिखी है। ये पुणे में रहती थी, घर में ही इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, और इन्होंने जो महिला और पुरुषों के अंदर में जो डिफरेंस था उसके ऊपर में उन्होंने प्रकाश डाला, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये भी क्वेश्चन आपको कराया था, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक ब्लैंक द्वारा प्रकाशित की गई थी। आप देखिए डायरेक्टली जो क्वेश्चन कराया उसी के ऊपर में बेस जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन पूछा है। आप देख भी सकते हो यहाँ पर मैं पंडिता रमाबाई पहला ऑप्शन यहाँ पर में भी दिया है, यहाँ पर में भी दिया है, बस दो ऑप्शन उन्होंने चेंज कर दिया। ताराबाई शिंदे यहाँ पर में सी में दिया है, यहाँ पर में भी सी में दिया हुआ था ताराबाई शिंदे। तो टीचिंग परीक्षा जो आपको पढ़ा रहा है अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो आप लोगों का पेपर क्लियर होना तय है, ठीक है, और अच्छे नंबर के साथ में। अब यहाँ पर में लड़ाई जो है फ्रेंड्स आप लोगों की है कि कैसे आप लोग जो है स्कोर अपना बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में ये आप लोगों का हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, मैं चाहूंगा कि बस उसका आप लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप लोग। प्रीमोजिनेचर ज्येष्ठ अधिकार शब्द का क्या अर्थ है। 21 दिसंबर 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। प्रीमोजिनेचर का मतलब क्या होता है। प्रीमोजिनेचर, थैंक यू अफसाना जी। देखिए प्रीमोजिनेचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रीमोजिनेचर ज्येष्ठ अधिकार, ज्येष्ठ का मतलब ही होता है बड़ा, ठीक है, बड़ा, मतलब कि जो बड़ा बेटा होगा, एल्डेस्ट सन होगा, ठीक है, उसको अपने पिता की संपत्ति के अंदर में क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, वो उसका वारिस होगा, ठीक है, ये इसका मतलब होता है बेसिकली, ठीक है। तो ज्येष्ठ अधिकार का मतलब जो है आप लोगों ने यहाँ पर में इससे समझ लिया होगा, ज्येष्ठ अधिकार का मतलब, ओके, कि अपने पिता की संपत्ति के अंदर में विरासत। तो जो बड़ा बेटा है उसको सारी की सारी संपत्ति मिल जाएंगी, ज्येष्ठ अधिकार, प्रीमोजिनेचर। हमारे भारत के अंदर में स्टार्टिंग में, ठीक है, प्राचीन काल के अंदर में ये प्रथा चलती थी कि बड़े बेटे को जो है वो उत्तराधिकार मिल जाता था। तो ज्येष्ठ अधिकार, ठीक है, तो ज्येष्ठ अधिकार का मतलब होता है ज्येष्ठ पुत्र, जो बड़ा बेटा है, ठीक है, एल्डेस्ट सन, सन, ठीक है, बेटा जो है बेटी नहीं है, पुत्र ही होना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र से संबंधित विरासत का जो है अधिकार था। माता पिता की पूरी संपत्ति को विरासत में लेने के लिए कानूनी या रिवाज के अनुसार ज्येष्ठ जो बच्चा होता था, सबसे बड़ा बेटा होता था, वही जो है उसका हकदार होता था, ठीक है। मुगलों को ज्येष्ठ अधिकार के शासन में विश्वास नहीं था। क्या मुगल लोग ज्येष्ठ अधिकार में मानते थे। वो लोग जैसे हमारे भारत के अंदर में पुराने समय में होता था वैसे उस अधिकार को मानते थे क्या, नहीं मानते थे, ठीक है। जो सबसे बड़ा बेटा होता था वो अपने पिता की संपत्ति के अंदर में अधिकारी हो जाएगा, ज्येष्ठ अधिकार का ये बोलना है, ठीक है। लेकिन मुगल इसमें विश्वास नहीं रखते थे। मुगल किसमें विश्वास रखते थे, सहदायदाद, ठीक है, उत्तराधिकार में, ठीक है, इसमें विश्वास रखते थे, जिसको प्रीमोजी नेचर कहा जाता है, प्रीमोजी नेचर, ठीक है। तो प्रीमोजी नेचर जो है इसका हिंदी में मतलब होता है सहदायदाद, मतलब जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर में क्या होगा, ये बराबर से बटेगा, ठीक है। प्रीमोजी नेचर के अंदर में जो है ये बटेगा आप लोगों का। देखो जो ज्येष्ठ अधिकार होता है उसको बोलते हैं आप लोगों का, ठीक है, जो प्रीमोजी नेचर होता है ना आप लोगों का, ज्येष्ठ अधिकार, ठीक है, इसका मतलब होता है कि सारी की सारी जायदाद जो है वो बड़े बेटे में चली जाएंगी। और कोपर सिनहरी इनहेरिटेंस का मतलब होता है आप लोगों का कि जो पूरी संपत्ति है, ठीक है, वो बच्चों के अंदर में जो जो जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर में डिवाइड होंगी। तो एक बार मैं इसको समझा देता हूं आप लोगों को, फिर से आप लोग ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मैं प्रीमोजी नेचर की बात करूं तो प्रीमोजी नेचर का मतलब होता है ज्येष्ठ अधिकार, इंग्लिश में प्रीमोजी नेचर मतलब ज्येष्ठ अधिकार। और कोपर सिनेरी इनहेरिटेंस का मतलब होता है सहदायदाद, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो मुगल किसमें मानते थे, प्रीमोजी नेचर या कोपर सिनेरी इनहेरिटेंस के अंदर में, बताइए जल्दी से। मुगल जो है वो प्रीमोजी नेचर में विश्वास नहीं रखते थे, ज्येष्ठ अधिकार में विश्वास नहीं रखते थे। वो कोपर सिनहरी इनहेरिटेंस सहदायदाद के अंदर में विश्वास रखते थे, जिसके अंदर में जो सारी संपत्ति है, ठीक है, और उत्तराधिकार है वो सारे पुत्रों में बराबर बांट दिया जाता था। और ये तैमूर प्रथा का पालन करते थे। तैमूर जो था एक शासक था, तैमूर लंग, ठीक है, उसके उसके यहाँ पर में उसके जो है राजघराने में ऐसी प्रथा फॉलो होती थी। तो तैमूर की जो प्रथा थी, ठीक है, मध्य भारत का शासक था तैमूर, उसी प्रथा को फॉलो करते थे मुगल लोग, सहदायदाद को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर देंगे आप लोग। मृदा परिच्छेदिका की निम्नलिखित परतों में से किसमें ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस, देखिए ह्यूमस जो है फ्रेंड्स होता क्या है ये भी समझ लीजिए आप लोग। ह्यूमस जो है जो पुराने पेड़ पौधे या जो जानवरों के अवशेष है, जब वो मिट्टी में घुल मिल जाते हैं, मिट्टी के अंदर में
उनके न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, उसको ह्यूमस कहा जाता है। तो ह्यूमस कहाँ मिलेगा आप लोगों को? ठीक है, पेड़ की पत्ती गिरी तो वो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में ही होंगी, वहीं पे सड़ेगी गलेगी वो, फिर वो मिट्टी का पार्ट बन जाएगी। तो टॉप सॉइल के अंदर में सबसे ऊपरी जो परत होती है उसी में ह्यूमस भी पाया जाता है आपका, क्योंकि ये अवशेष है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये अवशेष है पुराने जो भी मर चुके पेड़ पौधे हैं या जानवर है उनके। तो सॉइल जो है फ्रेंड्स एक लेयरी जो है चीज है आप लोगों की। सबसे नीचे में होती है चट्टान, ठीक है, फिर इन्हीं चट्टानों की वेदरिंग वगैरह की वजह से जो है वो थोड़ा सा ये चट्टान टूट फूट जाती है। फिर एक होती है सब सॉइल, जिसके अंदर में जो है गिट्टी पत्थर वगैरह होते हैं, क्ले वगैरह होता है, और उसके ऊपर में सबसे ऊपर में होती है आप लोगों की टॉप सॉइल, जिसमें ह्यूमस भी होता है। ठीक है, तो जनक चट्टाने जिससे ये मिट्टी बनी है, ठीक है, उसके ऊपर में होती है अपक्षयी चट्टानी पदार्थ, मतलब इन चट्टानों का थोड़ा सा जो लूज हो गई है जो चट्टान है उसको बोलेंगे वेदर्ड रॉक मटेरियल। ठीक है, ये चट्टान कठोर है और ये चट्टान थोड़ी सी लूज हो चुकी है। उसके ऊपर में फिर गिट्टी मिट्टी गिट्टी सिल्ट, ठीक है, और क्ले वगैरह जो होता है आपका, मिट्टी गोटे पत्थर वगैरह जो होता है और चिकनी मिट्टी वगैरह। ठीक है, और उसके ऊपर में होती है हमारी वाली मिट्टी जिसके ऊपर में पेड़ पौधे वगैरह उग सकते हैं, टॉप सॉइल, जिसके अंदर में ह्यूमस भी मौजूद होता है। ह्यूमस होता क्या है? ये जो पेड़ पौधे है ना उनके ही अवशेषों से बनता है ये ह्यूमस। ठीक है, तो ह्यूमस टॉप लेयर में पाया जाता है आपका। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, टॉप लेयर के अंदर में ह्यूमस। ठीक है, मैं जब भी इसको देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है ना कि कोई एक बच्चा है और वो अंडरपेयर पहन के है। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखने के लिए आप लोगों के लिए आसान हो जाता है, टॉप लेयर के अंदर में पाया जाता है, ये याद रखना है। जनसंख्या घनत्व को संदर्भित करता है, फरवरी 2016 का क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे आप लोग इसका। जनसंख्या घनत्व को कौन संदर्भित करता है? एक बार जितने भी बच्चे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, सेशन को, जिन लोगों ने भी सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है, सेशन को लाइक कर दिया, हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, और जिन्होंने भी शेयर कर दिया वो भी बता देंगे। किस्मत में होंगी जरूर कामयाबी, क्योंकि कामयाबी का आधा हिस्सा माय रिस्पेक्टेड दानिश सर और किसी की ब्लेसिंग से कामयाबी पूरी हो जाए। चलो, थैंक यू वेरी मच। आपका जो भी असली नाम होगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में कितने लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज। अगर मैं 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का बक्सा बना दूं, तो इस यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, एक जो है स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में कितने लोग रहते हैं, वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने, ठीक है, क्या किया, अगर हम लोगों ने जो है इसको छोटे 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 ऐसे 1 1 किलोमीटर के डब्बे में बांट दिया, ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, इसको जो है आप लोग जनसंख्या घनत्व कहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको कि हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, हर 1 किलोमीटर के डब्बे के अंदर में 382 लोग रहते हैं। ठीक है, 382 लोग रहते हैं। ओके, तो ये भारत का क्या है, जनसंख्या घनत्व। अगर भारत को हमने 1 1 किलोमीटर के डब्बे में बांट दिया और हर 1 किलोमीटर के अंदर में हम जितनी भी जनसंख्या हमारी उनको रखने जाए, तो हर डब्बे में कितने लोग आएंगे? 382 लोग आएंगे। ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है डेटा। तो हर एक यूनिट एरिया के अंदर में कितने लोग समा सकते हैं अगर हमने ऐसा जो है करने की कोशिश की, तो इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि कितने कम एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, अगर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है तो कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे होंगे, अगर जनसंख्या घनत्व कम है, ठीक है, तो ज्यादा एरिया में कम लोग रह रहे होंगे। वैसे फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन बनता भी है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? अब ये तो बात हो गई आप लोगों की राज्य की। अब ये पूछा जा सकता है कि कितने लोग रहते थे, तो अगर मैं आपसे बात करूं फ्रेंड्स, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर के बक्से में केवल 17 लोग रहते हैं। ठीक है, मतलब कि वहां एरिया ज्यादा है, लोग कम है, पॉपुलेशन कम है वहां, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखना, सिक्किम नहीं है भाई, सिक्किम में तो सबसे कम पॉपुलेशन है। बात हो रही है यहां पर में कि जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहां पर में है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, बेसाल्ट चट्टानों से बना भारत का दक्कन का पठार चट्टानों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? ये भी बता दीजिए आप लोग। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन एक बार करवाया भी था आप लोगों को, एक बार रिवीजन हो जाएंगे आप लोगों की, बताइए कौन से प्रकार की चट्टानों में आता है?
देखिए अगर मैं बात करूं बेसाल्ट चट्टानों से बना भारत का दक्कन का पठार चट्टानों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, तो बेसाल्ट चट्टानों का, ठीक है, बना भारत का जो दक्कन का पठार है, मतलब ये वाला हिस्सा जो है भारत का, ठीक है, दक्कन का पठार, वो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। एक क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर हो गया। बेसाल्ट चट्टाने जो है फ्रेंड्स, ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल। अब मैं बताता हूं कैसे। देखिए चट्टाने दो प्रकार से बन सकती है। जो पहली चट्टाने बनती है वो होती है आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक। सबसे पहली कौन सी चट्टान बनती है? इग्नियस रॉक। इसी वजह से उनको एक नाम दिया गया है। आप लोग इस स्लाइड पर देखिए और ढूंढिए, बताइए उसका नाम क्या दिया गया है। इग्नियस रॉक को क्या नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है इग्नियस रॉक को? क्योंकि वो सबसे पहले बनती है, इसी वजह से उसको कुछ कहा जाता है। अब ये इग्नियस रॉक भी दो प्रकार की हो सकती है। अगर ये मटेरियल जो मैग्मा है ये बाहर आकर ठंडा हुआ हवा में, तो इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टाने। और अगर ये बाहर निकलते निकलते अंदर में ही ठंडा हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर में ये बाहर निकल ही नहीं पाया बेचारा, अंदर में ही ये जम गया, तो इसको बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टाने, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टाने। तो ये जो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टाने हैं, इसका एक एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, इससे आटे की चक्की वगैरह जो है ना वो बनती है, ग्रेनाइट। और ये होता है आप लोगों का एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसका एक एग्जाम्पल है बेसाल्ट, बेसाल्ट। ठीक है, तो हमारा जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट से बना है। ठीक है, कोई है यहाँ पर में जो तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के एरिया में, नीचे वाले एरिया में रहता हो? ठीक है, छत्तीसगढ़, वहां दक्कन का पठार का इलाका फैला हुआ है, वहां पर में जो चट्टाने पाई जाती है वो बेसाल्टिक चट्टाने, ये याद रखना है आपने। ओके चलिए, तो आंसर यहां पर में क्या हो जाएगा? बेसाल्ट चट्टाने, दक्कन का पठार उसी से बना है। बेसाल्ट की चट्टाने जो जिस प्रक्रिया में बनी है इग्नियस रॉक के अंदर में, इग्नियस रॉक में वो बाहर आकर जो इग्नियस रॉक बनी थी उसका एग्जांपल है, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का कोई एक एग्जांपल आप लोग बताइए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, और हर एक बच्चा जल्दी से फ्रेंड सेशन को लाइक भी कर देगा। यहाँ पर में हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, ठीक है, उससे हम लोग अभी यहाँ पर 67 लाइक्स दूर है, तो हर एक बच्चा अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे देगा। ठीक है, चलिए देखो, आप लोग जब यहाँ पर में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हो ना फ्रेंड्स, हर एक बच्चा जब शेयर करता है, लाइक करता है, ठीक है, कमेंट के अंदर में आंसर दे रहा होता है, तो और ज्यादा पढ़ाने में मजा आती है, और ज्यादा आप लोगों को जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन देने का मन करता है। तो ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मैंने आपको बताया इग्नियस रॉक को क्या नाम से जाना जाता है? प्राइमरी चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा? कपास की फसल में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए कपास की फसल जो है, इट रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इसके विकास के लिए 210 पाले से मुक्त दिन, पाले से मुक्त दिन का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई कोहरा वगैरह ना हो, नमी ना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो पाले से मुक्त दिन, कोहरा मुक्त दिवस की जरूरत होती है। और ब्राइट, कोहरा भी क्यों ना हो, क्योंकि सनशाइन उसको मिल सके, धूप मिल सके। ठीक है, जादू टाइप का है ये, ठीक है, कि भाई धूप चाहिए, जादू टाइप का, तो तेज धूप की आवश्यकता होती है इसको, ठीक है, इसके विकास के लिए। और 210 दिन का फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब कि 210 दिन तक, लगभग लगभग 210 दिन तक कोहरा वगैरह ना पड़े वहां पर में, तो अच्छी फसल उगेगी। इसके लिए भारी बारिश की आवश्यकता होती है। अब देखो, अभी आपको बताया मैंने कि इसको तो पाला जो है वो नहीं चाहिए, तो क्या इसको भारी बारिश की जरूरत होगी? बताइए आप लोग। अगर बहुत ज्यादा भारी बारिश होगी यहाँ पर में, ठीक है, तो फिर तो ये गीला गीला हो जाएगा, तो भारी नहीं, ठीक है, इसको जो है हल्की बारिश की जरूरत होती है, हल्की वर्षा की जरूरत होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, हल्की वर्षा की जरूरत होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हल्की वर्षा। ओके, तो सेकंड वाला गलत है। क्या सोशल आर्मी, टीचिंग परीक्षा की दानिश सर की सोशल आर्मी, यहां से एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकती है क्या? बताइए जल्दी से, जल्दी बताओ, क्या इसमें से एक ऑप्शन कम से कम एलिमिनेट कर सकते हैं आप? करेक्ट ऑप्शन बोला यहाँ पर में, तो बी तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आप लोगों का, एटलीस्ट एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके लिए रेतीली मिट्टी की आवश्यकता होती है, रेतीली मिट्टी नहीं, इसके लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है आपका। रेतीली मिट्टी में कैसे उगेगा भाई ये? इसको चाहिए होती है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ठीक है, काली मिट्टी, काली मिट्टी इसको चाहिए होती है, ठीक है, काली मिट्टी इसको चाहिए होती है फ्रेंड्स, जो कि पानी पकड़ने की, पानी को जो है होल्ड करने की इसकी क्षमता ज्यादा होती है काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी में बहुत अच्छे से उगता है ये, तो सी भी गलत है। अब और ऑप्शन एलिमिनेट करो जल्दी से, सोशल आर्मी ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे जल्दी जल्दी से,
जी। तो यहाँ पर में ये भी गलत है आप लोगों का, सी जहां पर मैं बोला है, और यहाँ पर में भी सी को राइट बोला तो ये भी गलत है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कॉटन जो है फ्रेंड्स, इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत है। ठीक है, उच्च तापमान की। वर्षा कैसी चाहिए इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक है, रेनफॉल किस प्रकार का चाहिए होता है कमेंट करिए। कितने दिन का फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होता है ये भी कमेंट करके आप लोग बताओगे मुझे। कितने दिन का फ्रॉस्ट फ्री मतलब कि पाला रहित कितने दिन चाहिए, जल्दी बताइए। और कपास के फसल को मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है ये भी कमेंट करना है। देखो एक्टिविटी करोगे ना फ्रेंड्स तो आप लोगों का फायदा है। कौन है यहाँ पर मैं जो 130 प्लस स्कोर करना चाहता है? मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि मैं बहुत जल्द आप लोगों को जो है सीडीपी की जो क्लासेस है वो भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। सीडीपी के कंसेप्ट भी आपको समझाऊंगा इतनी ही आसानी से, इतनी ही आसान भाषा के अंदर में, ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े, आपको समझ में आ जाए चीजें। मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स कि क्यों जो है रिजल्ट सीटेट का केवल 3%, 4%, 5% के आसपास में रहता है। क्योंकि जो सीडीपी और जो पेडागोजी है आप लोगों की, जो इतने बड़ी मात्रा के अंदर में जो है आपका सफलता को निर्धारित करता है, 90 नंबर उसके होते हैं। जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे यूट्यूब के ऊपर में कन्वेंशनल तरीके से, उनके अंदर में मैंने एक चीज देखी कि कई सारी चीजें जो है वो उतनी आसान तरीके से वो आप लोगों को नहीं समझा पा रहे। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे टीचर्स लेकर आने हैं, ज्यादा टीचर्स जो है हमारे देश को देने हैं, हमारे देश का बेहतर भविष्य बनाना है, हमारे देश के बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना है, तो मुझे जो है आप लोगों को उस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए फ्रेंड्स बड़ी बड़ी क्लासेस लेकर आऊंगा सीडीपी की भी, जिसके अंदर में आपकी 30 में से 30 तो हो गई क्लियर, जो बाकी की पेडागोजीज है वो भी मैं आप लोगों को इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से अंडरस्टैंडिंग के साथ में सॉल्व कर पाओगे, ना कि रट्टे के साथ में। आप लोगों को हमेशा वो याद रहेगा, कल जाके अगर आप DSSS भी देते हो या कोई ऐसी एग्जाम देते हो, सुपर टेट देते हो जिसके अंदर में आप लोगों से ये सारे कंटेंट पूछा जाए, तब भी आपको ये सारी चीजें याद रहेगी। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए रेडी रहिएगा आप सभी लोग। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख दीजिए। एक्टिविटी ही जो है आप लोगों को आगे बढ़ा सकती है, एक्टिविटी करते रहना है सभी लोगों ने। ओके, देखिए कपास को अपनी वृद्धि के लिए लगभग कितने दिनों के जो है वो फ्रॉस्ट फ्री डेज की आवश्यकता होती है? इसका आंसर मैं यहां से जो है मेरे तरफ से हटा दे रहा हूं, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट के अंदर में कर सके। ठीक है, आप लोग कर सके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग जो है फ्रेंड्स आंसर खुद से करते हो ना, तब आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से चीजें याद रहती है। ठीक है, तो कितने दिन की आवश्यकता होती है ये आप लोग मुझे बताओगे यहाँ पर मैं कमेंट करके। ना फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2 कथन आपको दिए गए हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2 कथन आप लोगों को दिए गए। इसमें बोला गया है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक प्राथमिक गतिविधि है। दूसरा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से कहा गया एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। मतलब पशुपालन जो है वो भी आपका एग्रीकल्चर में आता है। केवल 5 लाइक दूर है हम लोग हमारे पहले टारगेट से। सभी लोग अपना अपना योगदान जरूर देते रहेंगे, ताकि इसी एनर्जी के साथ में हम लोग आगे में बढ़ते रहे। बहुत बढ़िया, कमेंट के अंदर में आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटी है। देखो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है ये समझो। हर वह चीज जो नेचर से प्राप्त होती है, आप नहीं बनाते, नेचर आपको देता है, प्रकृति आपको देती है, वो प्राइमरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि फिशिंग, मछली पकड़ना। क्या फिशिंग जो है आप घर पे करते हो क्या? घर पे मछलियां बनाते हो क्या आप लोग अपने? नहीं। अगर आप लोग समुद्र से पकड़ रहे हो तो फिशिंग क्या हो गया आप लोगों का? प्राइमरी एक्टिविटी में आ गया। माइनिंग, माइनिंग का मतलब होता है खनन। खनन, ठीक है, खनन का मतलब जो आप लोग जमीन में से चीजें निकालते हो, कोयला निकाल रहे हो या मिनरल्स निकाल रहे हो, आप लोग लोहा निकाल रहे हो, ये खनन जो है वो भी आपका प्राइमरी एक्टिविटी में आ गया, क्योंकि नेचर से आपको मिल रहा है। फिर हाँ, आप बाद में जो है फ्रेंड्स ये जो लोहा आपने निकाला उससे आप स्टील बना रहे हो या कोई और मटेरियल बना रहे हो, तो वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी में हो जाएगा जब आप इस प्राइमरी एक्टिविटी के प्रोडक्ट को कन्वर्ट करोगे। मान लीजिए कि आपने एग्रीकल्चर करके, ठीक है, जो भी चीज उगाई है, आपने मान लेते हैं कि गेहूं उगाया, अब गेहूं से आपको रोटी बनानी है, ठीक है, या ब्रेड बनाना है आपने, तो ब्रेड बनाने की जो प्रक्रिया है वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगी, सेकेंडरी एक्टिविटी। लेकिन जो गेहूं उग रहा है वो प्राइमरी एक्टिविटी आप लोगों की। ठीक है, चलिए, तो प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर के अंदर में जो है फ्रेंड्स अनाज उगाना तो आता ही है, फ्रूट्स उगाना भी इसी में एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है बेसिकली। ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्लावर का उगाना, साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री या रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, पशुपालन भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। पशुधन पालन कृषि के अंतर में ही आता है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट बनाकर आपको बोला जा सकता है कि पशुपालन नहीं आता है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पशुपालन भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट माना जाता है। तो दोनों के दोनों सही है। आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। ठीक है, तो आंसर यहां पर में हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, दोनों के दोनों ए और बी दोनों के दोनों सही है। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर में नेचुरल रिसोर्सेज से जो मिलता है वो है आपका एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग।
ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है। सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील बनाना, क्योंकि लोहा आपने खनन करके निकाला, उससे फिर स्टील में कन्वर्ट किया उसको, फिर या आपने कोई यहाँ से उगाया और फिर उसको ब्रेड में बना दिया आप लोगों ने, ठीक है, गेहूं को या फिर अलग अलग पदार्थ को। टर्शरी एक्टिविटी के अंदर में सर्विस होती है कि जैसे ट्रांसपोर्ट, ये प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी को ट्रांसपोर्ट सर्विस देना, ठीक है, मतलब गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाना, बैंकिंग की सर्विस, ठीक है, व्यापारी जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं सामान को। बैंकिंग क्या करता है, पैसा रखता है आपका, दूसरों को पैसा जो है उधार में देता है, सर्विस दे रहा है एक प्रकार की। टीचिंग एक प्रकार की सर्विस है, तो सर्विस टर्शरी एक्टिविटी में आएगा ये सब। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था आप लोगों का जो कि कई बार एग्जाम में आता है, जो लोग कम से कम, ठीक है, इतने वर्षों तक, कितने वर्षों तक, जल्दी से कमेंट करके ये भी देखिए आप लोग, 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, उन्हें वन भूमि और उस पर उगाई गई चीजों पर अधिकार होगा, ठीक है, ये कहां से अनिवार्य किया गया है, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी से ये बताते जाएंगे। सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, उन्हें वन भूमि और उस पर उगाई गई चीजों का अधिकार है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कल जो है फ्रेंड्स आप लोगों की एक 50 क्वेश्चन की जो है हम लोग एक टेस्ट लेंगे आप लोगों की, ठीक है। तो हर एक बच्चा जो है डॉट 5 बजे आ जाएगा। मैं टीम से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्लीज जल्दी से एक सेशन जो है वो क्रिएट करके लगा दे। 50 क्वेश्चंस, ठीक है, नंबर के साथ में आप लोगों को लाइव बताना है कि आपका स्कोर कितना आया, ठीक है, लाइव कितना आया। वो क्वेश्चन कहां से पूछूंगा मैं, जो आप लोगों को अब तक पढ़ाया है ना, जितने भी सेशंस अभी इस सीरीज के अंदर में, उन सभी के क्वेश्चंस जो है उनमें से ही मैं, जो एक्सप्लेनेशन है उनमें से, मतलब आपको सिलेबस दे दिया मैंने, ठीक है, कि ये सिलेबस है और कल उसकी जो है टेस्ट होंगी। सभी लोग रेडी है? प्लीज प्लेलिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए, नीचे में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी इस पूरे सेशन की, ठीक है। जितने सेशंस हुए उनको एक एक बार फास्ट फॉरवर्ड सभी लोग देख लो, ये बता रहा हूं आपको, ये एक्टिविटी कर लो, ठीक है, जॉब लगने तक आप लोगों को काम आएगा। अब तक जो है फ्रेंड्स हजारों लाखों लोगों को पढ़ाने के बाद में पिछले 12-13 साल के अंदर में जो है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, मैं बता दूं कि आगे में भी आप लोगों को ये सारी चीजें काम आएंगी। आप लोग भी जो है उसी कैटेगरी में होंगे कि जब जिसके अंदर में हजारों लाखों लोगों ने सफलता हासिल की है, ठीक है। तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के जरिए 25 सालों से कम जो लोग रह रहे हैं उस जमीन के ऊपर में, उनको उस भूमि का अधिकार दे दिया गया है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों का। मुगलों ने अपने मुगल वंशों की तुलना में अपने तैमूरिड वंश पर अधिक जोर दिया। एक्चुअली क्या था ना, कि जो बाबर था, जो मुगल वंश का संस्थापक था, वो पिता के साइड से, फादर के साइड से जो है वो तैमूर वंश से बिलोंग करता था, तैमूर, ठीक है। और मदर के साइड से, ठीक है, माता के तरफ से, ठीक है, ये फादर हो गया, ये मदर हो गया, तो मदर के साइड से ये मंगोलों जो है, मंगोल जो है ना, उनके तरफ से ये बिलोंग करता था, मंगोल साइड से बिलोंग करता था। लेकिन फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि जो बाबर था, उसको अपने तैमूर वंश, मतलब अपने फादर वाले साइड से होने पर ज्यादा गर्व था एज कंपेयर अपने मदर वाले साइड, मतलब मंगोल के साथ में होने की तुलना में। ऐसा क्यों था? ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि पितृसत्तात्मक संबंधता को प्राथमिकता दी जाए, मतलब वो फादर वाले साइड को पहला प्रेफरेंस देना चाहते थे, नहीं, ऐसा कारण नहीं था। कारण ये नहीं था कि वो अपने पिता वाले साइड को जो है वो देना चाहते थे प्राथमिकता, प्राथमिकता वाला काम नहीं था। तैमूर लोगों ने जो है वो मंगोल को हराया था, ये भी कारण नहीं था। मंगोल्स वर लिंक टू उज्बेक, वन ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। तैमूरिड पेट्रोनाइज पोएट्स एंड पेंटर्स। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बता दूं कि मंगोल्स जो है, ठीक है, उनका जो है लिंक आपको उज्बेगों से मिलता है, उज्बेक जनजाति, जिसने, ठीक है, बाबर को उसकी गद्दी से हटा दिया था, ठीक है, फरगना के अंदर में, ठीक है। और ये लोग उनके कॉम्पिटिटर्स थे, ये मेन कारण था आप लोगों का, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने आप को जो है तैमूर से ज्यादा अटैच पाते थे एज कंपेयर टू मंगोल। इसके अलावा एक कारण और भी था कि मंगोलों की भारत के अंदर में छवि बड़ी खराब थी। मंगोलों की छवि कैसी थी भारत के अंदर में? वो चंगेज खान वगैरह की, भाई वो क्रूर है, उसने जो है बहुत सारी हत्याएं की, लोगों का खून बहाया, क्रूर था वो, हत्यारा था, ठीक है, चंगेज खान जो मंगोल लोगों का शासक था। तो इस वजह से जो है फ्रेंड्स मंगोलों के साथ में वो दिखना नहीं चाहते थे। तो ये दो रीजन थे। एक तो रीजन था ये कि मंगोल्स जो है वो उज्बेक की ही एक ब्रांच थे, उज्बेक जनजाति के लोगों की ही एक शाखा थे, मतलब ये लोग आपस में मिले हुए थे, ठीक है। उज्बेक लोगों ने जो है बाबर को उसका फरगना वाला जो शासन था वहां से हटा दिया था। इसके अलावा मंगोलों की स्थिति भारत में उनकी छवि खराब थी और वो नहीं चाहता था कि खराब छवि वालों के साथ में वो अपने आप को दर्शाए। इसके अलावा जो है तैमूर जो है वो उसने भारत में एक बार हम लोग आक्रमण किया था, तो उसकी बड़ी एक ख्याति थी कि बड़ा पराक्रमी था, इस वजह से जो है वो, ठीक है, ओके।
जी हाँ पीयू जी, दोनों ही रीजन जो थे वो मैंने बता दिया, दोनों तरह से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए चलो नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर मनका बनाने की कार्यशाला पाई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो दो रीजन मैंने बताया कि मंगोलों के साथ में वो जुड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि मंगोलों की स्थिति जो हत्यारों की थी भारत के अंदर में, उनकी छवि, और दूसरा मंगोल जो है वो उज्बेक जनजाति के जो लोग थे उनके साथ में लिंक्ड थे, उन्हीं की एक ब्रांच थे। ठीक है, और उज्बेकों ने बाबर को हराया था, इसी वजह से वो मंगोलों के साथ में अपने आप को नहीं दिखाना चाहते थे। तो मन का बनाने, मन का मतलब होता है फ्रेंड्स इस तरीके से जो मोती टाइप के नहीं होते कि जिसके अंदर में आप वो माला पिरोते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को अमरी, बनावली, लोथल, रंगपुर कहां पर में मिला है आप लोगों को? तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो लोथल नाम की जो जगह है आप लोगों की गुजरात के अंदर में, वहां पर में आपको मन का बनाने की कार्यशाला मिली है। मतलब वहां पर में मन के बनाए जाते थे, मन के। ठीक है, मन के ये देख रहे हो ना आप लोग, इस तरीके से कोई है जिसने पहना हुआ हो मन का, या कभी ना कभी देखा तो होगा कम से कम इस तरीके से। ठीक है, ये मनके की जो है वो बनती है आपकी, जो गले में पहनते हो, हाथ में पहनते हो आप लोग, कभी ना कभी तो देखा होगा। अर्चना सिंह जी, आपको ना टीम को कनेक्ट कर दीजिए, जो भी आपके मोबाइल के अंदर में टेक्निकल इशू रहा होगा टीम पूरी आपकी मदद करेंगे उसके अंदर में। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा का ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया, वो टीचिंग परीक्षा का ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि कल आपको क्लास के तुरंत बाद जो है मैं एक टेस्ट देने वाला हूँ। ठीक है, और वो टेस्ट आपकी ऐप के ऊपर में होंगी। ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्ट जनरेट करना है, उसका मैं रिजल्ट भी बताऊंगा कि कौन जो है वो फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। ठीक है, तो आप लोगों ने कल का सेशन जो है सभी लोग डॉट 5 बजे आ जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग जो है फ्रेंड्स जितना ज्यादा आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो उतना कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आता ही आता है, और काफी सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। अब तक ऐसे 100 बच्चे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। मुझे यहाँ पर मेरे पीछे से एनालिटिक्स से दिख रहा है सारी चीजें। ओके, तो देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर द्वितीय अपने आप को जो है दूसरा सिकंदर मानता था, अलाउद्दीन खिलजी मानता था। ठीक है, पद्मावत मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसके अंदर में भी इसको बताया गया, सिकंदर सानी। ठीक है, द्वितीय सिकंदर, सेकंड सिकंदर, सिकंदर के समान अपने आप को पराक्रमी मानता था अलाउद्दीन खिलजी। तो सिकंदर सानी की उपाधि किसने ली थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नॉलेज कैप्सूल वाली क्लास हमें बहुत पसंद आई। चलो थैंक यू वेरी मच पीयू जी, और ऐसी और भी क्लासेस होंगी। ठीक है, नॉलेज कैप्सूल्स वाली आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो सिकंदर सानी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को मानता था, खिलजी वंश का शासक था ये। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, संस्थापक नहीं था, खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, उसके चाचा और उसका ससुर भी था वो उसकी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी थी जलालुद्दीन खिलजी की। मूवी में देखा होगा आप लोगों ने, अगर नहीं भी देखा हो तो कोई बात नहीं। जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था, और अलाउद्दीन खिलजी का चचा भी था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन खिलजी से करवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को धोखा देकर उसको मार दिया था और खुद गद्दी पे बैठ गया था। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस के बराबर का क्वेश्चन है। एक तो ये 4 पॉइंट और अपने आप में ये एक खुद क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर्स यहाँ पर में आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। इसी तरीके से आंसर्स आप लोग करते रहेंगे सभी के सभी लोग। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स पेरियार की, तो पेरियार, ठीक है, जो है ईवी रामास्वामी पेरियार, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चालू किया था, स्वाभिमान आंदोलन। डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का, एक सिंगल क्वेश्चन, स्वाभिमान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, ईवी रामास्वामी पेरियार ने। तो एक ही जोड़ी 3 के साथ लगेंगी, तो क्या आप लोग एटलीस्ट एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो? कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं जल्दी से, टीचिंग परीक्षा की सोशल आर्मी जल्दी बताएंगी। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन को यहाँ पर में एलिमिनेट किया जा सकता है? ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पेरियार जो है उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था, तो एक ही जोड़ी जो है वो 3 के साथ लगनी है, तो ए आंसर नहीं हो सकता यहाँ पर में, और ये भी नहीं हो सकता। गुरु घासीदास जी, जिसने पुराने लेक्चर्स देखे, इसीलिए बोल रहा हूं, कल की टेस्ट के अंदर में आप लोग क्या करिए, आज के अभी तक के जितने भी लेक्चर है वो देख लो, एक छोटा सा एफर्ट है, क्या आज वो एफर्ट ले सकते हो आप? अगर आज आप लोगों ने वो कर लिया,
आज और कल के अंदर में वो सारे वीडियोस देख लिए आपने, तो आप देखना बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे आप। ठीक है, आपकी जॉब तक की, आपकी पूरी जिंदगी, आपकी ही नहीं बल्कि आपके परिवार की, आपके बच्चों की, आपके माता पिता की, आपके साथ में जितने लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, उन सबकी जिंदगी आप चेंज कर सकते हो, एक बेहतर जीवन जी सकते हो। छोटे छोटे से एफर्ट्स होते हैं बस। तो आज वो एफर्ट सभी ने करना है। हाथ ऊपर करके बता दीजिए कितने लोग जो है वो तैयार है ये एफर्ट करने के लिए और कल की टेस्ट के लिए। हाथ ऊपर कर दीजिएगा जब सभी लोग। तो गुरु घासीदास जी जो है फ्रेंड्स, इन्होंने सतनामी आंदोलन शुरू किया था मध्य भारत के अंदर में। तो बी की जोड़ी 4 के साथ लगेंगी, तो देखो दोनों जगह पे लगी हुई है बी की जोड़ी 4 के साथ में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। केशव चंद्र सेन और हेनरी विवियन डिरोजियो, इनका पूरा नाम था हेनरी विवियन डिरोजियो, या हेनरी डिरोजियो लिखा हुआ है। इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन ये बहुत फेमस है। बीपीएससी टीआरई में आया था कि यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो हेनरी विवियन डिरोजियो। तो डी की जोड़ी 4 के साथ में, डी की जोड़ी 2 के साथ लगनी है, और डी की जोड़ी यहां पर में 2 के साथ लगी हुई है, यहां नहीं है। ठीक है, और यहां भी नहीं है। तो आपका ए एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, डी एलिमिनेट हो चुका है और बी भी एलिमिनेट हो चुका है। तो आंसर में केवल और केवल आप लोगों का बच जाता है यहां पर में ऑप्शन नंबर, ठीक है, यहां पर में ऑप्शन नंबर बी। ए सी और बी डी अलग अलग हो गए, कोई बात नहीं, आप लोग वहां अपने हिसाब से लगा लेना। ठीक है, इसको ऐसे रख देते अपन, ए बी सी और डी ऐसे रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब आप लोग आंसर लगा दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए आप लोग, कोई बात नहीं, पोल में अगर वो ऊपर नीचे भी हुआ होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे आंसर लगा दीजिए। ठीक है जी हाँ, कल 5 बजे आपकी यूट्यूब पर टेस्ट है। यूट्यूब पर पहले 50 क्वेश्चन होंगे और उन 50 क्वेश्चन और आप लोगों के जो सेशंस हुए हुए उन पर आधारित मैं टेस्ट लूंगा कल। ठीक है आपकी, तो तैयार रहिए आप सभी के सभी लोग कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ब्राह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। भारत का ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी, और पहले ये ब्राह्मो समाज से जुड़े थे, उसी से अलग होकर उन्होंने भारत का ब्राह्मो समाज स्थापित किया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, कोई बता सकता है कि मेरे को कमेंट करके बताइए। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर देखिए और जल्दी बताइए यहाँ पर मैं। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जो है वो टेस्ट होंगी, जो आपको जो है ना, जो आप ऑप्शन ऑनलाइन टेस्ट जो होती है वो होगी। वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर में रहेगा, तो पहले 5 बजे आना है, उसके तुरंत बाद आपकी टेस्ट होंगी। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे ये आप लोग मुझे बताएंगे, यहां से आप लोग देख लीजिए दोनों स्लाइड पर। ठीक है, कब की थी और किसने की थी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, नाउ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नाइकर, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता था, उन्होंने स्थापना की थी। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कल के टेस्ट में डालूंगे इस क्वेश्चन को, जितने लोग, अगर आपको याद हो गया तो मुझे बताना, तो कल के टेस्ट में इसको डाल देंगे थोड़ा सा घुमा फिरा के। ठीक है, मतलब आपको, ताकि आपका एक टेस्ट लिया जा सके अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, जिक्र का मतलब क्या होता है, जिक्र का मतलब होता है किसी का नाम लेना। तेरा जिक्र जब जब आता है तब तब जो है मेरा दिल ठहर सा जाता है। ठीक है, तो जिक्र आना मतलब तेरा नाम आया। ठीक है, जिक्र आना, या तेरा जब भी मैं तेरा जिक्र करता हूं, ठीक है, तो अपने आप एक शायरी बन जाती है। जिक्र मतलब नाम लेना, तेरा जिक्र, नाम लेना, नाम जपना, तो चैंटिंग ऑफ नेम। ठीक है, जिक्र करना, किसी का नाम लेना, नाम जाप करना, ये जिक्र होता है। ठीक है, तो जिक्र, अब ये हमेशा ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है, मैंने 2 लाइन बोली तो आप लोग समझोगे हाँ सर मेरे को जो है वो नेहा की याद आ गई, ठीक है सर मेरे को पप्पू की याद आ गई, कोई लड़की सोच रही। अरे भाई वो वाला नहीं हो सकता, कभी जो है परमात्मा से भी प्रेम हो जाए आपको। ठीक है, कभी हो सकता है कि अपने माता पिता से हो प्रेम, हो सकता है कि अपने बच्चों से प्रेम हो। ठीक है, अपने खुद के पति से प्रेम हो, अपनी खुद की पत्नी से प्रेम हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बस मतलब निब्बा निब्बी वाला ही आपको ध्यान आ रहा है। ठीक है, वो एक था, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। आप लोगों ने अगर सुना हो मीरा भाई का, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम। ठीक है, तो सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, तो वो जिक्र, वही नाम जाप करना। ठीक है, जिक्र करना होगा। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों को पता है जो ये तो एक ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं हम लोग, ऑप्शन एलिमिनेशन से खेलेंगे हम लोग। ए की जोड़ी 3 के साथ लगनी है, ऑप्शन एलिमिनेट करो। ये बी यहाँ पर में लगा हुआ है ना, तो आप कोई बात नहीं, यहाँ पर में ए बी सी डी ऐसा कर लीजिए, ए बी सी डी ऐसा कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसको पोल में आपके ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ए की जोड़ी 3 के साथ लगनी है। अरे ये तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन, ये तो शुरू होते से खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, शुरू होते से खत्म हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का जो है फ्रेंड्स रक्स। ठीक है, रक्स का मतलब क्या होता है, रक्स का मतलब होता है डांस करना। समा का मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है,
सिंगिंग, ठीक है। समा मतलब होता है आप लोगों का सिंगिंग। आप लोगों ने वो गाना सुना होगा ना, किसी ने सुना है? समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहान है, ऐसा ही समथिंग कुछ, ठीक है। तो समा है सुहाना सुहाना वो गाना था ना, तो सिंगिंग, समा है सुहाना सुहाना सिंगिंग। अब याद कर लो, चलो लिख दो आप लोग, ठीक है। समा मतलब क्या है? सिंगिंग। कैसे याद कर लिया आप लोगों ने? वो गाना था एक, उससे याद कर लिया। मुरीद का मतलब क्या होता है आप लोगों का? मुरीद का मतलब होता है डिसाइपल। जैसे कि भाई आप लोग मान लो कि किसी को आपने देखा, ठीक है, और वो बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो उसने कोई मान लीजिए कि समाज सेवा का काम किया, बहुत अच्छा काम किया, आप उसके मुरीद हो गए, ठीक है। डिसाइपल हो गए, आप उसके अनुयायी बन गए, ठीक है। मुरीद बन जाना किसी का, ठीक है, उसका शिष्य बन जाना, मुरीद बन जाना है, ओके, उसके फैन हो जाना। तो कुछ लोग जैसे बोल सकते हैं, जैसे अगर आपको उर्दू में बोलना है तो आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि हम जो है राहुल गांधी के मुरीद हो गए, कोई बोल सकता मोदी जी के मुरीद हो गए, कोई बोल सकता केजरीवाल के मुरीद हो गए, कोई नीतीश कुमार के, मतलब किसी के भी एक उनसे इंस्पायर हो गए। कोई बोल सकता है कि हम जो है बाबूलाल मरांडी से जो है वो मुरीद हो गए, वो एक है हरियाणा के नेता, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है फ्रेंड्स आप लोग सोच सकते हो, या किसी इंसान से या किसी भी चीज से, ठीक है, किसी संत वगैरह से आप हो सकते हो, उनके डिसाइपल बन सकते हो, मुरीद हो सकते हो, अनुयायी। तो यहां पर मैं डी की जोड़ी 4 के साथ लगेंगी, आपने लगा दिया है इस तरीके से। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग दबाकर लाइक एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे। और कल जितने भी लोग जो है एग्जैक्ट 5 बजे जो है वो आ जाएंगे, ठीक है, वो मुझे बता दीजिए जल्दी से, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स और अच्छे से जो है वो क्वेश्चन अरेंज करके रख सकूं। तो कल जो है फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान की टॉप 50 प्रश्न की जो है फ्रेंड्स महा टेस्ट है आपकी। पूरा पेपर यही से ऐसे ही बनने वाला है आप लोगों का, जिस तरीके से पेपर बनेगा उसी के आधार पर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके से भी। आपको क्या करना है, नीचे में प्लेलिस्ट में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाइए, ठीक है, क्लिक कीजिए वहां पर में, और पूरा सेशन देखिए। साथ ही साथ कल का सेशन भी लग चुका है, वहां पर में जाकर सेशन को लाइक कर देना है आपने, ठीक है। नोटिफाई मी का बटन दबा देना है। जो जितने ज्यादा मुझे वहां पर में लाइक्स दिखेंगे उस सेशन के ऊपर में, उतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स मुझे मजा आएगा, पूरी टीम को मजा आएगा आप लोगों के लिए और ज्यादा सेशन अच्छा बनाने के लिए। तो क्या आप लोगों से मैं उम्मीद करूं, इन सभी बच्चों से, आप सभी लोगों से, कि आप लोग उस सेशन को जाकर जो है लाइक का बटन दबा दोगे और नोटिफाई मी का बटन दबा दोगे आप सभी लोग, ठीक है। बीपीएससी का बैच ऑलरेडी आ चुका है अंचल चौधरी जी, ठीक है। बताइए, सभी लोगों से मैं उम्मीद करूं कि आप लोग जाकर उसको लाइक का बटन दबा दोगे, नोटिफाई मी का बटन दबा दोगे आप लोग सभी के सभी, ठीक है। कल वाला जो सेशन है उसमें तो उसको आप लोग कर देना है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों की प्लेलिस्ट यहाँ पर मैं लिंक कर दी गई है, वहां पर मैं डाल दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों के लिए, इसमें भी डाल देंगे पिंड कमेंट के अंदर में। साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देंगे, तो टीचिंग परीक्षा को सर्च कर लेना अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों का था। टेस्ट जो है वो आप लोगों को कल जो है फ्रेंड्स आप लोगों की जैसे ही क्लास होंगी उसके बाद में टेस्ट होने वाली है, तो सभी बच्चे जो है वो टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। कल ऑनलाइन आज की टेस्ट की लिंक आपको दे दी गई है, वो टेस्ट आप लोग दे सकते हो। स्कोर मुझे बता देना, कल कितना स्कोर था आपका, परसों कितना स्कोर था, वो भी बता दीजिएगा कमेंट के अंदर में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अभी वाला जो टेस्ट है, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं उन लोगों को वहां मिल गया है, आप देख सकते हो, आपके पिंड कमेंट के अंदर में आ चुका है, जो बच्चे लाइव देख रहे थे। तो जो बच्चा लाइव देखेगा कल भी उसी को टेस्ट मिलेंगी, लाइव जो देखेगा, तो लाइव आना जरूरी है कल आप लोगों का, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।